Assalamu alaikum dear students. My name is Khurram Dad and I am assistant professor from Government Graduate College Satellite Town Rawalpindi. The course that we are going to discuss is modern drama. So you have already studied dramas and I am hopeful that you are well aware of the genre of drama. However, what we are going to do is we are going to do a thorough background or recapitulation of the drama once again so that the things may become clear to you. ठीक है, जो हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्रामा होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, and after that we are going to discuss the elements of a drama. After discussing the elements we will move on to the conventions of drama. We are going to have a look at the brief history of drama, that how it originated, how it came to England, and in England what were its initial forms, how was the drama in Renaissance period, and then how it moved to be uh, इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि मौजूदा जो ड्रामा है जिसको हम मॉडर्न ड्रामा के नाम से जानते हैं. सो हाउ डिड वी रीच हियर, जो हमारी पूरी जर्नी है उस जर्नी को हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल हैव लुक एट some terminologies that are used in the field of theater and drama. उसके बाद फिर मॉडर्न ड्रामा का इंट्रोडक्शन होगा और हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम द क्लासिकल ड्रामा. ठीक है, कि क्लासिकल या फिर जो रेनेसां का ड्रामा था उसमें और मॉडर्न ड्रामा के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ड्रामा होता क्या है. ड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज़ प्राइमरीली रिटन टू बी परफॉर्म्ड फॉर एन ऑडियंस. के जो मेन डिफरेंस है बिटवीन अ नॉवल एंड प्ले वो ये है कि ये ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है. ठीक है, नावल जो है इट इज़ मेंट टू बी रेड, इट इज़ नॉट मेंट टू बी परफॉर्म. लेकिन ड्रामा जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद थिएटर, इट इज़ एसोसिएटेड विद लाइव परफॉर्मेंस की ऑडियंस के सामने इसको परफॉर्म किया जाता है. So when we are reading a play, it is important to keep certain features of the drama in mind. के obviously जो अल्फाज हैं, अल्फाज के अंदर आपके तासुरात नहीं होते, चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं होते. So when a play is written, it is meant to be acted upon, और उस एक्शन के साथ जो डायरेक्टर होता है वो कुछ चीज़ें ऐड करता है. इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इसमें जेस्चर्स हैं. राइटर्स जो हैं वो भी ऑब्वियसली इन चीज़ों का हिंट्स तो देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप उस चीज़ को लाइव देखेंगे, जब आप उस बंदे के चेहरे पे लाइव एक्सप्रेशंस देखेंगे, तो फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है उसका लेवल डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो कि आपका रीडिंग के बाद आता है. सो ड्रामा के ये फीचर्स आपके जहन में होने चाहिए दैट इट इज़ एन आर्ट दैट इज़ मेंट टू बी परफॉर्म्ड. स्टेज के ऊपर लाइव ऑडियंस के सामने इसको परफॉर्म किया जाता है, और जो एक्टर्स हैं उनकी ड्रेसिंग जो है, उनकी लाइटनिंग जो है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उनका लेवल ऑफ एक्टिंग है, सारी चीज़ें मिलकर एक ड्रामा की कामयाबी या फिर उसकी नाकामी की जानिब कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, so now let us talk about the origins of the drama. You already know very well about the origins of the drama. You have studied the classical drama course in which you were uh, introduced to the origins of the drama in detail. So the word drama, it comes from the Greek verb drawn, which means
टू डू यानी कि एक्ट करके दिखाना, एक्शन करके दिखाना। तो जो अर्लीस्ट नोन प्लेज हैं दे वर रिटन अराउंड 5th सेंचुरी बीसी एंड दे वर रिटन इन द मॉडर्न डे ग्रीस। और ग्रीस का जो शहर एथेंस है पर्टिकुलरली, एथेंस इज एसोसिएटेड विद द origin and the development of the literary form that is known as drama। ठीक है, एंड प्राइमरीली ड्रामा जो था, you already know about it, that it was produced for the function of Dionysus, जो गॉड डायोनासिस था, who was the god of wine and fertility, उसको ऑनर करने के लिए जो उसका फेस्टिवल अरेंज किया जाता था, उस फेस्टिवल के अंदर ड्रामेटिक आर्ट के कंपटीशंस जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। So now let us talk about the dramatic structure के जो भी प्ले होता है, पर्टिकुलरली जो क्लासिक प्लेस थे वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे कि जो भी ड्रामा होता है उसका एक प्लॉट होता है। प्लॉट की डेफिनेशन जो है, यू ऑलरेडी विल बी वेल अवेयर ऑफ इट, कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, के वो सीक्वेंस की जिस सीक्वेंस में इवेंट्स को अरेंज किया जाता है टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, उसको हम कहते हैं प्लॉट। प्लॉट के अलावा ड्रामा के अंदर करेक्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो कि एक्ट करते हैं, और उन करेक्टर्स को किसी न किसी प्रॉब्लम या फिर किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ड्रामे का जो आगाज़ है उसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन वो स्टेज होती है जहाँ पे राइटर्स जो हैं वो अपने किरदारों को और जो मेन स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, एक्सपोजिशन के बाद जो अगला एक्सपोजिशन यूजुअली एक्ट नंबर 1 के अंदर होती है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव कम्प्लीकेशन। कम्प्लीकेशन जो है इट यूजुअली मूव्स फ्रॉम एक्ट नंबर 2 टू एक्ट नंबर 3, के इसके अंदर टेंशन जो है वो डेवलप होती रहती है, टेंशन के अंदर इजाफा होता रहता है। देन वी रीच इन द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो है इट इज़ समवेयर बिटवीन एक्ट 4। जो रवायती ड्रामेटिक स्ट्रक्चर था, क्लासिकल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो था, उसके हवाले से मैं यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मॉडर्न ड्रामा जो है उसमें बाज़ जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल सी लाइफ दिखाई जा रही है और वो इवेंट्स होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि जनाब कॉन्फ्लिक्ट क्या था। बाज़ सिचुएशंस पे तो पूरे प्ले में कॉन्फ्लिक्ट आता ही नहीं है, बाज़ सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एट द वेरी एंड रिवील होता है कि ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, सो उसके बाद क्लाइमैक्स के बाद जब फॉलिंग एक्शन का आगाज़ होता है, यानी कि इवेंट्स जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के जो मसला था उसके सलूशन की जानिब चीज़ें मूव करती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है इट इज़ द कैथारसिस ऑफ द इमोशंस, के जो ऑडियंस हैं उनके इमोशंस का कैथारसिस होता है, उनके इमोशंस हैं वो परगेट हो जाते हैं। ठीक है, जो क्लासिकल ड्रामास थे, क्लासिकल ड्रामास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो था, कॉन्फ्लिक्ट वाज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज़ अ क्लैश बिटवीन द अपोजिंग करेक्टर्स और द अपोजिंग फोर्सेस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो किरदारों के बीच में जो उनके डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से डेवलप हो सकता है। इसके अलावा किरदार जो है उसको जिन हालात का सामना है उन हालात के बीच में और किरदार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके अलावा देयर कुड बी एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट,
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द एक्टर और इन द माइंड ऑफ द करेक्टर के जो किरदार है उसका अपना जहन जो है इट इज़ डिवाइडेड, ठीक है, कि वो उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि वो अपना माइंड, जैसे हम एग्जाम्पल कोट करते हैं हैमलेट की, सो हैमलेट जो है इट इज़ मोर ऑफ internal conflict and less of an external conflict. Okay, so now let us talk about the types of drama. You already are obviously well aware of the facts, but since we are doing this for the sake of revision, so we have to go through all this. First of all, we have tragedy. Tragedy is a play in which the main character experiences disaster but faces this downfall in such a way as to attain a heroic stature. अच्छा, ट्रेजेडीज जो हैं, हालांकि अब आपको पता ही है, यू हैव ऑलरेडी रेड ट्रेजेडीज, सो सैड नेचर के प्लेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इवन दो द एंड इज सैड, हाउ एवर द हीरो जिसको डिजास्टर का सामना करना पड़ता है, समटाइम द हीरो डाइज एज वेल, लेकिन उसका जो रुतबा है, जो उसका मकाम है हमारी नज़रों में, वो एग्जॉल्ट होता है. Look at the example of Oedipus. कि the way he imposes self exile on himself, तो उसे इडिपस का स्टैचर जो है उसके अंदर इजाफा होता है, उसके रुतबे में इजाफा होता है. लुक एट द एग्जांपल ऑफ किंग लियर. ही वाज चाइल्डिश, ही suffered, he learned through his mistakes, and at the end he is a changed person and he dies. लेकिन वही किंग लियर जो कि शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता कि ये मतलब कि कॉर्डेलिया के साथ ज्यादती कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे सिंपथीज जो हमारी हैं वो किंग लियर के साथ होती हैं, ठीक है. सो इसी तरीके से जितने भी ट्रेजिडीज हैं, दे आर ऑफ gloomy nature, they are of sad nature, however at the end of the day the hero is exalted, उसकी एक exalted पोजीशन होती है, एक ऐसी पोजीशन के जो कि द ग्रेटेस्ट पोजीशन दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन अटेन, वो ट्रेजिडी का हीरो जो है उस पोजीशन को अटेन करता है, उसको वो हासिल कर लेता है, ठीक है. इट इज़ अ प्ले दैट एंड्स अनहैप्पीली, अनहैप्पी इसकी एंडिंग होती है. और क्लासिक ट्रेजिडीज जो हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उनके जो थीम्स हैं, देयर थीम्स आर द थीम्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग. राइट एंड रॉन्ग के थीम को अगर हम देखें तो आपने क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले पढ़ा है, डॉक्टर फॉस्टर्स, यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर. तो द राइट पाथ एंड द रॉन्ग पाथ, उसके उसके बीच में कश्मकश चल रही है, जितोजहद चल रही है, ठीक है. देन वी हैव थीम ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस, ठीक है. जस्टिस इनजस्टिस हमें किंग लियर के अंदर भी दिखाई देता है, और इसके अलावा जस्टिस इनजस्टिस का थीम हमें हैमलेट के अंदर भी दिखाई देता है. देन वी हैव थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ, वी हैव थीम ऑफ फेट. और ये जो थीम्स हैं, वी सी दीज थीम्स इन यू नो द फर्स्ट प्ले इडिपस रेक्स. सो ट्रेजिडीज के अंदर वी आर शोन द brave human beings who are struggling against the forces of nature, who are struggling against the forces of destiny, who were struggling against their fate, ठीक है. इडिपस रेक्स देखें, अब फेट है ना, फेट के अगेंस्ट ही स्ट्रगल चल रही है ना इडिपस रेक्स की. तो ट्रेजिडी जो है वो इस टाइप का प्ले है दैट इज अनहैप्पी, हाउएवर द हीरो एट द एंड ऑफ द डे, ऑल्दो ही डाइज सम टाइम और ही इज severely punished, लेकिन उसकी पोजीशन जो है, जो उसकी रेपुटेशन है, इट इज exalted in our eyes. ट्रेजिडी का जो हीरो होता है
जो कि लीडिंग करेक्टर होता है ट्रेजेडी का, उसको हम कहते हैं ट्रेजिक हीरो। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टर्म, यू ऑलरेडी नो द टर्म ट्रेजिक हीरो क्या होता है, ठीक है। ट्रेजिक हीरो जो है, ही बिलोंग्स टू एन अपर क्लास, ही इज अ नोबल, ही belongs to nobility and is admirable in many ways, कि उसको देखकर बंदा उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। However, he belongs to upper class, he is essentially a good man, लेकिन उसके अंदर एक अदर जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ होता है, ठीक है। ट्रेजिक फ्लॉ जो है ये उसकी पर्सनल फेलिंग है। एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, ये उसकी जो डूम है, या जो उसका ट्रेजिक एंड है, उसकी जानिब उसको लेके जाता है, ठीक है। ट्रेजिक फ्लॉ उसका उसका प्राइड भी हो सकता है, ठीक है। प्राइड की अगर हम एग्जांपल लें तो इडिपस गरूर है अपनी अकल पे कि भाई मैं, आई हैव द नॉलेज, आई नो ऑल द थिंग। ये रिबिलियस नेचर भी हो सकती है, रिबिलियन भी हो सकता है, ठीक है। जेलसी हो सकती है, जेलसी की एग्जांपल हमें उथैलो में मिलती है। रिबिलियसनेस की अगर हम एग्जांपल देखें, रिबिलियस नेचर देखें, एम्बिशन देखें, तो इसकी एग्जांपल हमें मैकबेथ में मिलती है, ठीक है। सो ऑल दीज प्लेज दे शो अ हीरो हु बिलोंग्स टू द अपर क्लास, हु हैज अ ट्रेजिक flaw, except that one tragic flaw, he is essentially a good character, and because of that one tragic flaw in his character, he faces a downfall, कि उसका जो है वो डाउनफॉल होता है। After tragedy, the next type of drama that we have is called the कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी आपको पता है कि कॉमेडी का क्लोजर जो है, या जो इसका अख्ताम है, वो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट या फिर मेन इशू होता है, ठीक है। ट्रेजिडी जो है, इट कुड बी अ हाई कॉमेडी, सॉरी कॉमेडी जो है, इट कुड बी हाई कॉमेडी और इट कुड बी लो कॉमेडी। हाई कॉमेडी से मुराद है कि एक अच्छा प्ले कि जिसके अंदर जो लाफ्टर है, जो ह्यूमर है, जो मज़ा है, वो उस चीज़ से अराइज होता है कि जिसमें जिस अंदाज से किरदारों की किरदार साजी की जाती है, यानी कि उनकी करेक्टराइजेशन की जाती है, जो लोगों के नॉर्म्स होते हैं, जो रवायात होती हैं, जो लोगों के बिलीफ्स होते हैं, उनके ऊपर तंज किया जाता है, और एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का, एक इंटेलेक्चुअल किस्म का विट होता है, ठीक है। यानी कि एब्सर्ड चीज़ें नहीं होती, बेहुदा चीज़ें नहीं होती। इसको हम हाई कॉमेडी कहते हैं कि जिसमें अच्छे डायलॉग्स, अच्छी सिचुएशंस, अच्छी किरदार साजी के ज़रिए आपको जो है वो हंसी मज़ाक प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें अगर आप एग्जांपल लें, जो पुराने वक्तों में पीटीवी के ऊपर कॉमेडी प्लेज चला करते थे, तो वो इसकी हाई मतलब कि कॉमेडी जो है उसकी प्राइम एग्जांपल हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से देखना चाहें तो हाई कॉमेडी की एग्जांपल में जो मेरा फेवरेट प्ले है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है। तो उसमें करेक्टराइजेशन के ज़रिए, सोशल सटायर के ज़रिए जो ह्यूमर है उसको जनरेट किया गया है। इसके बाद वी हैव लो कॉमेडी। लो कॉमेडी वो होती है कि जिसमें एब्सर्ड किस्म के, बेहुदा किस्म के डायलॉग्स जो हैं उनके ज़रिए ह्यूमर जनरेट किया जाता है। फिज़िकल ह्यूमर होता है, यानी कि एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, या फिर बंदा बैठने लगा है, नीचे से अपना चेयर खींच ली, तो इस किस्म के जो अंदाज हैं, यानी कि जो कि एथिक्स में नहीं आते, अनएथिकल किस्म के होते हैं, उस अंदाज में जब ह्यूमर जनरेट करने की कोशिश की जाती है तो इट इज़ कॉल्ड लो कॉमेडी। जो आजकल के स्टेज प्लेज हमारे यहाँ परफॉर्म होते हैं, ये सारे के सारे लो कॉमेडी की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर चार्ली चैपलिन के जो एक्ट्स थे, जिसमें वो फिजिकल नेचर के ऐसे एक्ट करता है कि जो कि
उसको हर्ट कर रहे हैं या कि किसी और को हर्ट कर रहे हैं और उसके नतीजे में लाफ्टर जो है वो इवोक होता है। तो ये लोग कॉमेडी की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के हवाले से। सो नाउ वी नो द डेफिनेशन कि कॉमेडी ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग हैप्पी है। प्लॉट जो होता है कॉमेडी का, इट सेंटर्स ऑन द रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट। रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से होता है कि देयर इज अ बॉय हु मीट्स अ गर्ल, after that certain circumstances are generated and these certain circumstances uh, result in the सेपरेशन ऑफ द लवर्स, यानी कि वो जो लड़का है वो लड़की से जुदा हो जाता है। देन हम रेजोल्यूशन की जाने मूव करते हैं एंड इन रेजोल्यूशन व्हाट हैपेंस इज एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द प्ले द बॉय ही विन्स द गर्ल, यानी कि वो अपनी जो मोहब्बत है उसमें कामयाबी हासिल करता है और उसको वापस जो है वो खातून को हासिल कर लेता है। जो अभी टाइप हमने डिस्कस की कि देयर इज अ बॉय हु मीट्स अ गर्ल, फिर उनका एक आपस में रिलेशन कायम होता है, फिर उनकी सेपरेशन होती है, फिर दोबारा लड़का जो है उस लड़की को विन कर लेता है, इसको हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं, ठीक है। और रोमांटिक कॉमेडी का पैटर्न तकरीबन यही होता है। दूसरी कॉमेडी जो है वो होती है सटायरिक नेचर की। ये सटायर से मुराद क्या है? तंज करना, तंजिया अंदाज में चीज़ों को जो है वो डिपिक्ट किया जाता है, तंजिया अंदाज में चीज़ों को जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है। सटायरिक कॉमेडी जो है इसमें जो ह्यूमन फॉलीज हैं या जो फुलिश किस्म के हमारे आइडियाज़ होते हैं उनको रिडिक्यूल किया जाता है, उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है। इसी तरीके से जो बेहुदा किस्म की रवायात होती हैं, ठीक है, उन बेहुदा रवायात का जो है वो अ, मजाक उड़ाया जाता है, उनकी फॉली को एक्सपोज किया जाता है। और ऑब्वियसली इसका मकसद जो है अ, वो रेफर्मेशन ऑफ द सोसाइटी होता है, ठीक है। इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स आती है और अगेन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो इसकी प्राइम एग्जांपल है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है उसमें अगर आप ह्यूमन फॉलीज और ह्यूमन कस्टम्स की बात करें ना, तो वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कस्टम्स हैं कि देयर इज अ वुमन हु वांट्स हर daughter to get married. The name of the daughter is वेंडोलिन। अब वेंडोलिन शादी करना चाहती है एंड व्हाट शी लाइक्स अबाउट हर मैरिजेस के वो ये कहती है कि भाई मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड है उसका नेम अर्नेस्ट होना चाहिए, कि एक ही उसको क्वालिटी चाहिए अपने फ्यूचर हस्बैंड के अंदर, और वो है रिगार्डिंग द नेम। और नेम उसका क्या हो? अर्नेस्ट हो। अर्नेस्ट के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, ठीक है। अब वो ख्वाह जितना अच्छा, अब अर्नेस्ट कोई बैगर भी आ जाए तो भी मैं उससे शादी कर लूँगी। अच्छा, अर्नेस्ट जो है वो उनके इर्द गिर्द एक मौजूद होता है। हाउ एवर उस अर्नेस्ट का इशू ये होता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनका पता नहीं होता, बिकॉज ही वॉज अ फाउंडलिंग, यानी कि वो कहीं पे मिला था, रेलवे स्टेशन पे मिला था। सो रिश्ते की बात चलती है, उस खातून की माँ बात कर रही है, उसका इंटरव्यू ले रही है, तो उससे सवाल करती है कि हाउ मच इज़ योर एजुकेशन। तो वो उससे कहता है कि भाई आई एम इलिटरेट, कि मैं तो जाहिल हूँ, अनएजुकेटेड हूँ। तो माँ अब उसकी इंटरव्यू ले रही है। आप रवायात देखें ना, वो चूंकि अमीर है, उसके पास पैसा है, तो वो कहती है ओके यू आर इलिटरेट। तो वो ये कहती है कि इग्नोरेंस, बड़ी खूबसूरत लाइन है, ये कहती है इग्नोरेंस इज लाइक अ डेलिकेट एग्जॉटिक फ्रूट, टच इट एंड द ब्लूम इज गॉन। अब इग्नोरेंस को, जहालत को उसने एक अच्छी क्वालिटी के तौर पे ले लिया, क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास पैसा है, ठीक है। अब वो मजीद आगे जाती है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज योर फैमिली नेम। तो वो फैमिली नेम के वजह से वो रिवील करता है कि भाई आई एम फाउंडलिंग, ठीक है, क्योंकि मैं एक रेलवे स्टेशन पे मिला था। तो वो कहती है बाकी सब कुछ ठीक है, यू आर अनएजुकेटेड। उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन के हवाले से भी पूछती है कि तुम करते क्या हो, सिगरेट पीते हो? तो वो कहता है यस मैं सिगरेट पीता हूँ। तो वो कहती है यस वन मस्ट हैव सम ऑक्यूपेशन, के कुछ न कुछ मसरूफियत होनी चाहिए। यानी कि हर बुराई जो है उसको अप्रूव किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि बंदा रिच है, बंदे का नाम अर्नेस्ट है।
अब एक चीज़ जो है वो ये कहता है कि मैं फाउंडलिंग हूँ, मुझे अपने फादर का नहीं पता, तो वो ये कहती है कि नो, यू मस्ट प्रोड्यूस वन ऑफ योर पेरेंट्स। अब अगेन विक्टोरियन एज, ठीक है, और उस एज में जी जिस बच्चे के वालिदैन का ना पता हो तो उससे हम शादी कैसे कर सकते हैं ना, किसका खून क्या है, तो वो जानने के लिए तो वो इस चीज़ पे रिजेक्ट करती है। बाद में फिर पता चलता है कि वो उसी का अपना रिश्तेदार है, ठीक है, उसी का अपना भतीजा है, तो फिर उनकी शादी हो जाती है एट द एंड। लेकिन ये जो माशरे की रवायात हैं, रेडिकुलस किस्म की रवायात हैं, कि आप जो है बंदे की जहालत को इग्नोर कर रहे हैं, आप बंदे की जो है वो सिगरेट नोशी को इग्नोर कर रहे हैं, और आप उसको रिजेक्ट इस वजह से कर रहे हैं कि तुम्हें अपने बाप का नहीं पता, हालांकि वो खुद रिच इंडिविजुअल है, वेल सेटल्ड है। तो सटायरिक कॉमेडी जो होती है उसका मकसद होता है माशरे की रेफर्मेशन करना, जो लोगों की अहमकाना हरकतें हैं उनको एक्सपोज करना, ताकि इन चीज़ों को जो है वो माशरे के अंदर रिफॉर्म किया जा सके। अच्छा, कॉमेडी और ट्रेजेडी का डिफरेंस होता है करैक्टर्स का। ट्रेजेडी के अंदर करैक्टर्स जो हैं वो हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, दे बिलोंग टू द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, नोबिलिटी जो है वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कॉमेडी जो है उसके अंदर एवरीवन कुड बी द मेन कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल नोबिलिटी भी आ सकती है। नोबिलिटी की अगर आप एग्जांपल लें तो ट्वेल्थ नाइट आपने पढ़ रखा है, उसमें नोबिलिटी है, और नोबिलिटी के जो अफेयर्स हैं, जो उनके बिलीफ्स हैं, उसमें भी अब आप देखें तो वो रिडिक्यूल करता है ना, कि एक जानिब तो वो खातून जो है ओलिविया जो है वो अपने भाई का अफसोस कर रही है, और उसने काले रंग का लिबास पहन रखा है, और उसने ये फैसला कर रखा है कि मैं कभी किसी से किसी मर्द से, जब तक कि मैं अफसोस कर रही हूँ, मैं मुलाकात नहीं करूँगी। लेकिन जब उसको एक खूबसूरत सा लड़का दिखाई देता है, तो वो फ़ौरन जो है वो अपनी रवायात जो है उनको तोड़ देती है। तो इसी तरीके से आम लोग जो हैं वो भी कॉमेडी के करैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी बंदा हो सकता है। इसमें ये लाजमी नहीं है कि अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है वो ही उन्हीं के ऊपर ही मतलब के किरदार बनाए जाएं। कॉमेडी का एक और फीचर ये होता है कि कॉमेडी के अंदर कॉमिक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन से पहले जो है वो अकर करती हैं, ठीक है, और कॉमेडी का इख्तिताम जो है वो इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर प्लेस जो हैं उनमें मैरिज पे होता है, ठीक है। शेक्सपियर की कॉमेडी पढ़ चुके हैं, ट्वेल्थ नाइट, यू नो दैट, के इख्तिताम जो है वो उसका टू मैरिजेस एट द एंड ऑफ द प्ले जो है वो या लास्ट एक्ट के अंदर होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, उसके अंदर भी टू मैरिजेस, दो शादियां जो हैं वो आखिर में होती हैं। इसी तरीके से और जो इसके प्ले ट्रेजिक कॉमेडी है, फॉर एग्जांपल टेम्पेस्ट है, उसका अख्ताम भी शादी पे होता है, ठीक है। इसके अलावा दो एडिशनल फॉर्म्स हैं ड्रामा की, कि जो कि ट्रेजिडी कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी से हट के हैं, ठीक है। एक तो है फार्स। फार्स जो है इट रिलाइज ऑन एग्जेजरेशन, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाता है, एब्सर्डिटी होती है, स्लैपस्टिक इसके अंदर होती है। स्लैपस्टिक जो है ये इस टाइप का प्ले होता है कि जिसके अंदर हमें एक किरदार दिखाई देता है कि जो कि इंतहाई फनी टाइप का करेक्टर होता है, और उसका फन जो है वो उसके जो एक्रोबैटिक स्टंट्स हैं, उन एक्रोबैटिक स्टंट्स के नतीजे में फन जनरेट होता है। इसके अलावा देयर कुड बी अ मैजिशियन जो कि लोगों के सामने ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा है, उससे फन जनरेट होता है। तो इस टाइप का प्ले जो है उसको स्लैपस्टिक कहते हैं, ठीक है। ये भी एक दौर में पॉपुलर थे, आज भी बाज़ जगहों पे ये इनको देखा जाता है। इसके बाद स्ट्रेट ड्रामा होता है। स्ट्रेट मतलब के ड्रामा जो है ये सीरियस नेचर के प्लेस होते हैं, सीरियस सब्जेक्ट होता है, सीरियस अंदाज में डील किया जाता है, लेकिन इट इज़ेंट के उस सब्जेक्ट का जो नतीजा है वो हमेशा डिज़ास्ट्रस हो। जैसे कि हमें
शेक्सपियर में मिलता है, जैसे कि हमें सोफोक्लीस में मिलता है, कि यानी कि जो सेट पैटर्न था ट्रेजिडी का, कि ट्रेजिडी का इख्तिताम हमेशा डिज़ास्टर पे होता है, उससे ये प्लेज हट कर होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट फॉलो दैट पैटर्न, यानी कि नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से होता है सिचुएशन, इसी तरीके से आगे चलती जाती है। डिज़ास्टर हमें एट द एंड ऑफ द प्ले नहीं दिखाया जाता। तो इसी तरीके से मॉडर्न ड्रामा है। मॉडर्न ड्रामा की फॉर्म्स जो हैं, अगर हम मॉडर्न प्लेज का एनालिसिस करें, तो मॉडर्न प्लेज जो है वो ट्रेजिडी भी हो सकते हैं, दे कुड बी कॉमेडी एज वेल, और दे कुड बी मिक्सचर ऑफ दीज टू टाइप्स, ठीक है, जिसको हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। तो ये तीनों टाइप्स के प्ले जो है वो मतलब कि मॉडर्न एरा में भी लिखे गए, जिनको मॉडर्न प्लेज के नाम से जानते हैं। हाउएवर जो इशू है, जो थीम है मॉडर्न प्लेस का, वो एक यूनिवर्सल नेचर से हटके एक पर्सनल नेचर का थीम और एक पर्सनल नेचर का जो इशू है वो इन प्लेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल जो है मॉडर्निस्ट प्ले की है, जहाँ से मॉडर्निस्ट थिएटर जो है उसको शेप होना शुरू करता है, वो हेनरिक इब्सन से है, ठीक है। नोरा, तो नोरा का जो इशू है, इट वाज नॉट एन इशू ऑफ द होल सोसाइटी, ठीक है, इट वाज इशू ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि यूनिवर्सली ज़ाहिर है मसाइल तो थे, लेकिन उन मसाइल को मसाइल समझा नहीं जाता था, ठीक है। सो नोरा का जो एक्शन है, या जो उसकी अप्रोच है एट द एंड ऑफ द प्ले, वो इंतहाई पर्सनल नेचर का डिसीजन जो है वो उसने लिया है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न प्लेस जो होते हैं, दे उनके अंदर हमें जो एक्टर्स दिखाई देते हैं या जो हमें करेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो ऑर्डिनरी पीपल हैं। इट कुड बी यू, इट कुड बी मी, मतलब कि हर जगह पे आपको उथैलो दिखाई नहीं देगा, कि हर जगह पे जनरल्स की बात हो रही है, नो, उथैलोज आर नॉट देयर, ठीक है। इन इन द मॉडर्न प्लेस हर जगह पे आपको किंग लियर्स, यानी कि बादशाह और उनके मसाइल, या फिर आपको, या मैकबेथ जैसे जनरल्स जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, ईडीपस जैसे शहजादे और ईडीपस जैसे बादशाह आपको दिखाई नहीं देते। कि आप अगर लुक एट ऑल द प्लेस, जितने भी प्लेस हैं, तो क्लासिकल एरा के ना, सो दे बिलोंग टू दी एक इस किस्म का बंदा कि जो एक माशरे में एक पोजीशन रखता है। ऑन दी अदर हैंड, जो प्लेस आप पढ़ने जा रहे हैं, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ठीक है, यू आर गोइंग टू स्टडी द डॉल्स हाउस, उसमें जो हेल्मर है, क्रॉगस्टेड है, नोरा है, डॉक्टर रैंक है, ये आम दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसी तरीके से आर्म्स एंड द मैन पढ़ने आप जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो कैप्टन ब्लंटशली, ठीक है, अगेन ही इज़ एन ऑर्डिनरी सोल्जर, एक आम किस्म का सोल्जर है, और उसकी लाइफ, उसके थॉट्स, उसकी व्यूज़ हमें जो है वो उस प्ले के ऊपर डोमिनेट होती हुई दिखाई देती हैं। ऑल्दो कि वो जो लड़की है रायना, शी बिलोंग्स टू एन अपर क्लास, कि वो एक जनरल की बेटी है, सॉरी मेजर की बेटी है, ठीक है। वो ऑब्वियसली मेजर अगर आप कहें तो थोड़ा सा ऊपर का रैंक आ जाता है, लेकिन बहरहाल वो भी इतना भी ऊपर नहीं है, उसको भी आप मिडिल क्लास के अंदर ही आप उसको अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है, तो अगेन इट इज़ द स्टोरी ऑफ द मेनन फैमिली, ठीक है। मेनन फैमिली, बेटी है उनकी लिविनिया, उसकी कहानी है, उसका बेटा ओरेन है, उनका बाप है जो कि जंग से वापस आ रहा है, ठीक है। एजरा मेनन है, उसकी वाइफ क्रिस्टीन है, एंड देयर इज अ बॉय नेम्ड कैप्टन एडम ब्रांड, जो कि एक शिप का, मर्चेंट शिप जो है उसका कैप्टन है, ठीक है। सो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो आपको मॉडर्न प्लेस के अंदर दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू द क्लासिकल प्लेस। मॉडर्न प्लेस के अंदर हमें एक्सपेरिमेंटेशन दिखाई देती है। एक्सपेरिमेंटेशन से क्या मुराद है कि जो एक रवायती
प्लॉट होता था, ठीक है, कि देर कि जिसमें प्लॉट की यानी कि कहानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, किरदार जो हैं वो लेस इम्पोर्टेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लॉट, ऐसा मॉडर्न प्लेस के अंदर नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो आया तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो मेरिकल प्लेस मोरालिटी प्लेस में जो एंडिंग होती थी उस एंडिंग को उसने डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर चेंज किया। यानी कि मेरिकल प्लेस मोरालिटी प्लेस की एंडिंग जो थी वो हैप्पी एंडिंग होती थी कि वो बंदा इवल के रास्ते से हट के अच्छाई के रास्ते पे लौट आता था। जो भी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले था वो एट द एंड ऑफ द डे ही वाज बैक ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन मार्लो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने अपने प्रोटैगनिस्ट को डूम्ड होता हुआ यानी कि दोजख में जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट और उस एक्सपेरिमेंट को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। वहाँ से एक नया ट्रेडिशन सेट हुआ ट्रेजिडी का, ठीक है, कि ट्रेजिडी लिखी जानी चाहिए जहाँ पे सैड एंडिंग। फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर आया, उसने ट्रेजिडीज़ लिखी और उसने क्या कमाल की ट्रेजिडीज़ लिखी, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉडर्न प्ले राइटर्स जो हैं उनकी एक अपनी एक्सपेरिमेंटेशन है कि जैसे आप द डॉल्स हाउस पढ़ें तो प्ले के अंदर को हमें को ख़ास वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाई नहीं देता। सिर्फ नौरा परेशान है, उसके अंदर एक बात चल रही है कि मैंने फ्रॉजरी की है एंड देयर इज समवन हु इज ब्लैकमेलिंग, और एट द एंड ऑफ द डे जो आखिरी एक्ट है उसमें अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड शी डिसाइड्स टू लीव द हाउस, ठीक है। अब ये जो एंडिंग है ना तो ये मतलब किटेड अपना ट्रेजिक एंडिंग है ना ये हैप्पी एंडिंग है, ये एक नॉर्मल किस्म की एंडिंग है कि ना आप इसको ट्रेजिडी कह सकते हैं ना आप इसको कॉमेडी कह सकते हैं। सो इसी तरीके से जो मॉडर्न प्ले राइटर्स हैं, मॉडर्निस्ट जो मतलब के ड्रामा है उसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटेशन दिखाई देता है। इसके बाद इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड आ जाता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है इट सेल्फ इज आल्सो अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि वेटिंग फॉर गोडो जो है उसको प्राइम एग्जांपल समझा जाता है, ठीक है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। तो वेटिंग फॉर गोडो के टू एक्ट्स हैं, देयर आर फोर कैरेक्टर्स। प्राइमरीली हमें मतलब कि दो किरदार ही दिखाई देते हैं। दो जो है वो मूविंग करेक्टर हैं। मूविंग करेक्टर ऐसे हैं कि वो आते हैं, एक दो मिनट रुकते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं पहले एक्ट में, फिर आगे चले जाते हैं। दूसरे एक्ट में इसी तरीके से दोबारा उनकी एंट्री होती है, वो गुफ्तगू करते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। सो दो मेन करेक्टर हैं और वो एक ही बात रिपीट कर रहे होते हैं, वट आर वी डूइंग, वी आर वेटिंग फॉर गोडो, वट आर वी डूइंग, वी आर वेटिंग फॉर। एक ही जगह दरख्त के नीचे बैठे हैं और वहीं पे सीन चेंज हो जाता है। जो एक्ट वन है उसके अंदर हम मैंने मतलब कि दरख्त के ऊपर पत्ते दिखाई देते हैं, एक्ट टू के अंदर हमें दरख्त के ऊपर पत्ते दिखाई नहीं देते, यानी कि मौसम चेंज हो गया, 5-6 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन जो गुफ्तगू है वही चल रही है और लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीपल आर मतलब कि डिसइंटरेस्टेड इन दिस प्ले, रादर पीपल आर आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट प्ले की व्हाट इज गोइंग ऑन। अब वो क्या चीज़ है, जब हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड को डिस्कस करेंगे डिटेल में या जब हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड का प्ले पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम उन चीज़ों को कि व्हाई डू पीपल वॉच दीज एब्सर्ड प्लेस के जिसमें होता कुछ नहीं है। तो उसके बारे में एक क्रिटिक का कमेंट है, वो ये कहता है कि नथिंग हैपेंस ट्वाइस इन द प्ले। दो एक्ट्स हैं, ठीक है, दो दफ़ा ज़ाहिर है उनको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और दो दफ़ा कुछ भी नहीं होता, वही डायलॉग्स हैं, दे कीप रिपीटिंग। अच्छा, मॉडर्निस्ट प्लेस के अंदर आपको लॉन्ग किस्म की फ्लैशबैक्स दिखाई देती हैं। फ्लैशबैक फ्लैशबैक टेक्निक क्या होती है, किरदार है बैठा है और अचानक उसकी एक जो है वो हमें एक जगह पे बैठा हुआ दिखाई देता है और उसके जहन के अंदर एक जो है वो याद चल रही है और वो याद प्ले करना शुरू कर देती है कि ये ऐसे हुआ था, और उस याद के ज़रिए में पूरा बैकग्राउंड जो है वो प्ले कर सेट किया जाता है। चूँकि कोरस जो है वो एब्सेंट है, दे आर नॉट देयर टू प्रोवाइड यू द बैकग्राउंड, तो लिहाजा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लैश बैक्स के ज़रिए दी जाती है। जैसे मूवीज़ हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया देख लें अगर आप, तो वहाँ पे फ्लैशबैक्स आती हैं
हर मूवी के आगाज़ में हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई देती है, उस फ्लैशबैक के ज़रिए हमें उसका बैकग्राउंड जो है वो पता चलता है। इसके अलावा जो एलिमेंट ऑफ द म्यूज़िक है इन द मॉडर्न प्लेज वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, यानी कि साथ साथ जो है वो अच्छा म्यूज़िक, एक अच्छे किस्म का म्यूज़िक जो है उसको प्ले किया जा रहा होता है। इसके बाद विजुअल प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि किरदार बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, या प्ले के अंदर किरदार बैठा है वो किसी सोच में गुम है, और उसकी सोच जो है वो विजुअल की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, जो उसकी प्राइवेट थॉट्स हैं वो हमें दिखाई जा रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न प्लेस का उनके फीचर्स हैं, उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि क्लासिकल प्लेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब ये मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हम डिस्कशन बैकग्राउंड पे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये एक हल्का सा मॉडर्निस्ट प्लेस जो हैं उनका एक इंट्रोडक्शन आप इसको समझ लें कि ये जो मैंने आपको मतलब कि दिया है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा की। एक ड्रामा जो होता है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से अवामिल होते हैं जो कि उसको ड्रामा बनाते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं जो एक ड्रामा को ड्रामा बनाते हैं, उसमें एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देयर इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फोर्सेस ऑफ द नेचर, द फेट, द सोसाइटी, या फिर किसी और कैरेक्टर के अगेंस्ट उसकी जद्दोजहद चल रही होती है। देन वी हैव इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन इन द माइंड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द एग्जांपल्स. Then we have protagonist. Protagonist means the lead character or the central character of the play, जो कि एक रेडिकल किस्म की चेंजेस जो हैं उनसे गुजरता है। देन वी हैव द एंटेगनिस्ट ऑफ द प्ले। एंटेगनिस्ट जो है वो अपोजिंग करेक्टर होता है, यानी कि वो हीरो को अपोज करता है। जी, तो प्रोटैगनिस्ट की एग्जांपल आपके सामने है, द बैटमैन, द ब्रूस वेन जो है ही इज़ वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। इसी तरीके से आप और मूवीज देख लें तो यू फाइंड सुपरमैन एज द प्रोटैगनिस्ट। और एंटेगनिस्ट जो हैं वो लोग के जो कि इनके अगेंस्ट होते हैं, जैसे द जोकर वाली मूवी में जोकर जो है वो बैटमैन के अगेंस्ट होता है। सुपरमैन की अगर हम बात करें मूवी की तो उसमें हमेशा से लेक्स लूथर जो है ही इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज अपोजिंग द हीरो, और हु इज़ ट्राइंग टू बी द एंटी हीरो। ठीक है, तो इसको एंटेगनिस्ट कहा जाता है। देन वी हैव फॉयल। फॉयल जो है इज़ अ माइनर कैरेक्टर हुज ट्रेट्स कंट्रास्ट शार्पली विद दोज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि मेजर कैरेक्टर नहीं होता, माइनर कैरेक्टर होता है, लेकिन ये भी जो प्रोटैगनिस्ट है उसके अगेंस्ट होता है। जैसे हैरी पॉटर की अगर आप एग्जांपल लें तो उसमें जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली एंटेगनिस्ट है, मेन विलन है ना पूरी सीरीज का। लेकिन एक और करेक्टर है ड्रैको मेलफॉय। ड्रेको मिल्फॉय के साथ भी हैरी पॉटर की टसल जो है वो जारी रहती है। तो ड्रेको को हम फॉयल करेक्टर कहेंगे। ठीक है, डायलॉग्स होते हैं प्लेस के अंदर, डायलॉग्स आपको पता है कन्वर्सेशन बिटवीन द करेक्टर्स है। देन वी हैव मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स जो है वो लॉन्ग स्पीचेस होती हैं दैट आर स्पोकन बाय करेक्टर टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ और टू द ऑडियंस। मोनोलॉग जो है उसके अंदर बाज़ बात बल्कि सॉरी पोइट्री के अंदर इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे हैं। ठीक है, तो किरदार जो है वो अकेला अपने आप से बातें कर रहा होता है, ऑडियंस सुन रही होती है, या वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है या वो अपने आप को एड्रेस कर रहा होता है। देन वी हैव सोलिलकी। सोलिलकी भी मोनोलॉग है, और इसके अंदर किरदार जो है वो अपनी प्राइवेट थॉट्स जो है उनको अलाउड यानी कि ऊंचे अंदाज में बयान करता है, और वो इस चीज़ से अनअवेयर होता है कि ऑडियंस जो है उसकी डायलॉग्स को सुन रही है या उसकी सोचों को सुन रही है।
तो इसमें हैमलेट की सोलिलकीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। हैमलेट ने 4 या 5 सोलिलकीज़ हैमलेट प्ले के अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर वो अपनी प्राइवेट थॉट्स जो है डिस्कस करता है। जो सबसे ज़्यादा मशहूर है उसमें वो टू बी और नॉट टू बी वाली सोलिलकी है, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी हैमलेट पढ़ चुके हैं, सो यू माइट वेल बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। देन वी हैव एन असाइड। असाइड जो है, स्टेज के ऊपर सारे करेक्टर्स मौजूद होते हैं, एक किरदार दूसरी जानिब मुंह करके बात करता है। इस अंदाज में बात की जाती है कि जैसे ऑडियंस के ऊपर इम्प्रेशन ये होता है कि जो स्टेज के ऊपर बाकी एक्टर्स हैं उनको असाइड सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ऑडियंस जो है उनको असाइड जो है वो सुनाई दे रही है, ठीक है। सो वी हैव थ्री सॉर्ट्स ऑफ स्पीचेस जो कि किरदार अपने आप से या ऑडियंस से बात करता है, जिसमें मोनोलॉग है, सोलिलकी है, एंड देन वी हैव असाइड। मोनोलॉग जो है वो किरदार अपने आप से बात कर रहा होता है या बात कर रहा होता है, ठीक है, ऊंचे अंदाज में, और वो उसकी बात जो है वो हमें सुनाई दे रही होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सोलिलकी जो है वो करेक्टर की प्राइवेट थॉट्स होती हैं, जो कि वो अकेले में गुफ्तगू करता है और ऑडियंस उसको सुन रही होती है। असाइड जो है वो स्टेज पे बाकी किरदार भी मौजूद होते हैं और उन किरदारों की मौजूदगी में बात होती है, एक जानिब मुंह करके बात करता है, लेकिन वो ऑडियंस उस चीज़ को सुन रही होती है, बाकी स्टेज के एक्टर्स जो हैं उस गुफ्तगू को नहीं सुन रहे होते। So after the elements of the drama, now we are going to move toward the conventions of the drama. ठीक है, ड्रामा के conventions क्या होते हैं? So first of all we have the cost of the characters. जब कभी भी आप कोई ड्रामा देखें या जब कोई आप मूवी देखते हैं तो सबसे पहले एक लिस्ट दी जाती है। वो जो लिस्ट है उसमें जो करेक्टर्स हैं उनके रियल नेम और जिन लोगों ने जो जो किरदार जो है वो एक्ट करना होता है उनके नेम्स लिखे होते हैं। कोई भी प्ले जो है उसको तकसीम किया जाता है, चूँकि जो फुल लेंथ प्लेज़ होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो लिहाजा एक सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए, एक रीडिंग सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे नॉवेल्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, इसी तरीके से ड्रामा जो है उसको एक्ट्स में तकसीम किया जाता है। एक्ट की सब डिवीजन होती है सीन्स, कि एक एक्ट के अंदर वेरियस सीन्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेज डायरेक्शंस होती हैं। स्टेज डायरेक्शंस जो हैं वो ड्रामेटिस्ट की डायरेक्शंस हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, कि ये चीज़ें स्टेज पे होनी चाहिए, चेहरे के तासुरात ये होने चाहिए। अच्छा, अब ये बात ज़हन में रखें कि हमेशा जो कोई भी प्ले होता है, ड्रामा जो होता है, इट इज़ मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो जब कभी भी राइटर एक प्ले लिखता है वो सिर्फ प्ले नहीं लिखता, बल्कि वो उसके साथ उस मैनर को भी लिखता है कि जिस अंदाज में चीज़ें जो हैं उनको परफॉर्म किया जाना है। फॉर एग्जांपल प्ले राइटर जो है वो सेटिंग को आगाज़ में, आपको पता है कि ड्रामे से पहले वन एक्ट प्लेस जितने पढ़े हैं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, सो उससे पहले उसकी सेटिंग जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरीके से बाकी जो प्लेज हैं उनके आगाज़ से पहले उसकी सेटिंग को डिस्क्राइब किया जाता है। और जैसे ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वायोना is sitting on the couch, she sees Paul and jumps to her feet. वायोना एंगरली के गुस्से से, अब चेहरे के तासुरात भी आपने जो राइटर है वो सारी चीज़ें की एक एक चीज़ जो है उसको डिस्क्राइब करता है अच्छे तरीके से। जो एक्टर्स होते हैं या जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वो जो प्ले राइटर का वर्जन है, जो कि रिटन फॉर्म का वर्जन है, उसको वो रियल लाइफ देते हैं, यानी कि वो उसको दे ब्रिंग इट टू द लाइफ, और ऑडियंस जो है फिर अपना रिस्पॉन्स जो है उस एक्टिंग को शो करती है। अब प्ले की कामयाबी में किरदार की जो एक्टिंग है उसका भी ज़ाहिर है बहुत अहम किरदार है। सिर्फ और सिर्फ प्ले लिखना जो है इट इज़ नॉट इनफ, उसकी कामयाबी के लिए जो एक्टर्स हैं उनकी अच्छी एक्टिंग का होना भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। अच्छा,
थिएटर आर्टिस्ट जो हैं दे आर नॉट लिमिट टू दी एक्टर्स, कि इसके अंदर जो है वो डायरेक्टर्स भी शामिल हैं जो कि डायरेक्शंस देते हैं कि ये काम इस तरीके से करें, ये काम इस तरीके से करें। इसके अंदर लाइटनिंग टेक्नीशियंस भी हैं और इसके अंदर स्टेज क्रू भी शामिल है। लाइटनिंग का आपको पता है कि जो रोशनी है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अपॉन द मूड ऑफ द प्ले। तो लाइट जो है उसको अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट किया जाता है बाय द लाइटनिंग टेक्नीशियंस। स्टेज जो होता है, स्टेज के वेरियस साइजेस हैं, वेरियस लेआउट्स हैं फ्रॉम द हिस्ट्री टू, अगर आप एंशियंट ग्रीस की बात करें तो उसको भी हम देखेंगे कि उस वक्त किस टाइप के थिएटर हुआ करते थे, ठीक है। तो स्टेज जो है उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, उसके डिफरेंट लेआउट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेज थिएटर इज कॉल्ड द थ्रस्ट स्टेज। थ्रस्ट स्टेज जो है इसमें जो स्टेज है वही एक्सटेंड हो जाता है इनटू द व्यूइंग एरिया, यानी कि देयर इज नॉट एज मच डिफरेंस बिटवीन द स्टेज एंड द व्यूइंग एरिया। सिर्फ छोटा सा चबूतरा होता है जिसको जिसको हल्का सा ऊंचा किया जाता है। और थ्री साइड्स जो है इट इज़ कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल, इट इज़ कॉल्ड थ्री डायमेंशनल क्योंकि तीन साइडों से जो एक्टर्स हैं दे कैन व्यू इट, कि ऑडियंस जो है वो तीनों जानिब से उसने सराउंड किया होता है। पिक्चर आपके सामने है, यू कैन सी द थ्रस्ट स्टेज। इसके बाद हमारे पास राउंड स्टेज सेटिंग होती है। राउंड स्टेज सेटिंग के अंदर जो ऑडियंस हैं उन्होंने हर हर जानिब से ऑल साइड पे ऑडियंस मौजूद होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इसमें एक साइड जो है उनकी जानिब तो बैक होगी तो दे विल नॉट बी एंजॉइंग द प्ले, लेकिन बहरहाल इस किस्म के थिएटर जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। जो शेक्सपियरियन टाइम पीरियड था, शेक्सपियरियन टाइम पीरियड के अंदर जो स्टेजेस यूज होते थे वो थर्स्ट स्टेजेस हुआ करते थे, यानी कि तीन जानिब से लोग जो थे वो प्ले को व्यू कर सकते थे। तीन साइड, बैक साइड जो थी उसके अंदर सेटिंग जो थी या फिर वो पीछे बैकग्राउंड जो था उसको सेट किया जाता था। पीपल कुड वॉच फ्रॉम द थ्री साइड्स, ठीक है, द फ्रंट साइड, द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। अब स्टेज इट सेल्फ जो होता है, इट इज़ नॉट इनफ कि जी आप खाली चबूतरे पे खड़े होकर एक्टिंग कर लें। स्टेज को सेट किया जाता है, उसकी सेटिंग होती है। सेटिंग जो है वो इस अंदाज में होती है कि जो भी आप सीन प्ले करना चाहते हैं वो सीन या वो चीज़ें या वो सीनरी पीछे बैकग्राउंड में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। उस सीनरी को इस्टेब्लिश करने के लिए तीन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। दे यूज़ द सेट्स, दे यूज़ द लाइटनिंग, दे यूज़ द कॉस्ट्यूम्स एंड दे यूज़ द प्रॉप्स। सेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सेट जो है वो चीज़ों का मजमूआ, या जो पीछे बैकग्राउंड में जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है वो, और जो चीज़ें स्टेज पे पड़ी हैं उनका मजमूआ सेट कहलाता है, ठीक है। सेट जो है वो रियलिस्टिक भी हो सकता है, रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड। जो रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड सेट है उसमें एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से अरेंज किया जाता है और सारी डिस्क्रिप्शन बड़े ही डिटेल में मुहैया की जाती है। On the other hand, the set it could also be of abstract और minimal nature। abstract टाइप के जो सेट्स होते हैं उसमें सिर्फ हल्की फुल्की चीज़ें दी जाती हैं और गैप्स छोड़ दिए जाते हैं। गैप्स इस वजह से छोड़े जाते हैं कि जो व्यूअर्स हैं they now have to use their imagination, they now have to use their mind in order to fill the gaps। सेट के बाद लाइटनिंग आती है। लाइटनिंग डायरेक्टर जो होता है वो चेंजिंग वर्जन्स ऑफ लाइट जो है, डिमनेस हो गया, ब्राइटनेस हो गया, लाइट का कलर हो गया, इन सारी चीज़ों को बड़ी ही स्किलफुली, बड़ी ही महारत से यूज़ करते हैं ताकि वो इस चीज़ का मूड जो है जो कि प्ले का मूड है, जो एक्टर्स का मूड है उसके साथ
लाइटनिंग को सिंक्रोनाइज किया जा सके, ठीक है। और जो अपीयरेंस ऑफ द सेट है वो भी अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द एक्टर और अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सीन दैट इज ऑन गोइंग ऑन द स्टेज, उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो लाइटनिंग, रोशनी का बहुत ही अहम किरदार होता है, ठीक है। सैडनेस होगी तो फिर इस किस्म के सीन में आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। हाउएवर इफ देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन तो वहाँ पे आपको चमकती दमकती लाइट्स दिखाई देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मूड जो है वो लाइटनिंग, उसको लाइटिंग को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे सेटिंग होती है, सेटिंग की दो टाइप्स हैं, डिटेल्ड है, मिनिमल है। इसी तरीके से कॉस्ट्यूम्स होते हैं। कॉस्ट्यूम क्या होता है? लिबास, वो लिबास के जिसके अंदर हमें एक्टर्स एक्टिंग करते हुए स्टेज के ऊपर दिखाई देते हैं। अगेन कॉस्ट्यूम जो है इट कुड बी डिटेल्ड एंड इट कुड बी मिनिमल। मिनिमल जो होता है वो बिल्कुल सादा सा ड्रेस होता है जो कि आपको एक साइड पे खातून जिसमें मलबूस नज़र आ रही है। एंड डिटेल्ड ड्रेस जो है, डिटेल्ड ड्रेस होता है इन अकॉर्डेंस विद द करेक्टर ऑफ द प्ले, कि जो भी ड्रामे का किरदार है उसकी नेचर के हवाले से उसको मलबूस किया जाता है। कि जैसे हमें किंग लियर जो है वो शुरू में रोब्स के अंदर दिखाई देता है, और एडगर जो है वो जब वो छुपता है, डिस्गाइज करता है, तो वो हमें बैगर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेटिंग इट, सॉरी, कॉस्ट्यूम जो है आइदर इट कुड बी डिटेल्ड और इट कुड बी मिनिमल। कॉस्ट्यूम्स के बाद हमारे पास आते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स का क्या मतलब है? शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज है, यानी कि वो आइटम्स जो कि किरदार जो है अपने हाथों में या अपने साथ कैरी करते हैं। इसमें लेटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, इट कुड बी अ मास्क एज वेल, कि जैसे कॉमेडी ऑफ द मास्क है तो उसमें लोगों ने चेहरे पे मास्क की जैसे मास्क आपको नजर आया चढ़ा रखे होते हैं, ठीक है। और प्रॉप्स जो हैं मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि इफ़ यू आर इन अ वॉर तो यू मस्ट हैव सोर्ड इन योर हैंड, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन होनी चाहिए। अ, अब एक प्ले है उसमें जो आप पढ़ेंगे आर्म्स एंड द मैन, तो उसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ब्लंट शीली, सो ही कैरीज chocolates in his pockets instead of the bullets। अब हालांकि वो जंग में है और उसकी पॉकेट में बुलेट्स नहीं है बल्कि चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है अगेन के उसके पीछे भी जो राइटर है, जो प्ले राइटर है जीबी शाह, उसका कुछ न कुछ मकसद है कि वो मकसद उसके ज़रिए अचीव करना चाहता है, और ऑब्वियसली वो फिर अपने मकासद जो है उसके जीबी शाह उनको अचीव करता है थ्रू यूज़ ऑफ दिस इमेजरी, थ्रू यूज़ ऑफ दीज प्रॉप्स। फाइनली ड्रामेटिक कन्वेंशंस में आपको करेक्टर्स दिखाई देते हैं। करेक्टर्स जो हैं उनकी स्पीचेस होती हैं जो कि डायलॉग्स हो सकते हैं, मोनोलॉग्स हो सकते हैं, सोलिलकीज हो सकती हैं, असाइड्स हो सकती हैं। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिफाइन कर चुके हैं। फिर आखिरी जो चीज़ है, जो लास्ट आइटम है ऑफ अ प्ले, जो लास्ट कन्वेंशन है प्लेस का, वो है ऑडियंस। कि ऑडियंस के बगैर कभी भी प्ले जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि प्ले इज़ मेंट टू बी परफॉर्म बिफोर एन ऑडियंस ऑन अ स्टेज। ऑडियंस जो है वो एक्टर्स की एक्टिंग और प्ले राइटर के जो वर्ड्स हैं जो उनके मुंह से निकलते हैं उसको एक्सपीरियंस करते हैं। दे अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड according to their own understanding they respond to the story. For example, ट्रेजिडीज जो थी, व्हेन यू लीव योर पर्ज ऑफ योर इमोशंस, आपके इमोशंस का कैथारसिस होता है, तो आप एक बिल्कुल ऐसी हालत में निकलते हैं स्टेज से कि जैसे आपके इमोशंस जो हैं वो किसी ने ड्रेन कर लिए होंगे, अब आपके अंदर कुछ जज्बात बाकी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कॉमेडी जो है व्हेन यू आर वाचिंग इट सो यू आर लाफिंग एंड यू आर एंजॉयिंग, और जब आप निकलते हैं तो यू आर इन अ हैप्पी मूड, यू आर इन अ लाइट मूड, यू हैव लाफ्ड इट आउट, ठीक है। तो लाफ्टर थेरेपी आपकी हो जाती है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ प्लेस जो है
उनके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ लोगों के जो ऑडियंस हैं उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं. Now we are going to have a look at a brief history of the drama. You have already read it. Most of the things you are you might be aware of it, but since this first lecture, it is the background. We are establishing the background here, so that is why we have to review all these things once again so that we can refresh our memory regarding the drama. ठीक है. सो ऑलरेडी हम जो है वो ड्रामा की डेफिनेशन रिवाइज कर चुके हैं, सो वी डू नॉट नीड टू गो इनटू द डेफिनेशन वंस अगेन. रादर हम ओरिजिन की बात करेंगे कि ड्रामा का जो ओरिजिन है वो यूनान में हुआ अबाउट 500 BC. ठीक है. और एज अ लिटरी जॉनरा इट इज़ अ जॉनरा दैट इज़ मेंट टू बी परफॉर्म्ड, जिसके साथ परफॉर्मेंस है. अगर आप एक टाइम लाइन देखना चाहते हैं ड्रामा की डेवलपमेंट की, या वो डेवलपमेंट जिसको हम जानते हैं जो हमारे लिए अहमियत रखती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्रीक ड्रामा दैट वर रिटन इन 400 एंड 500 BC. इसके बाद रोमन ड्रामाज आए. सेनेका ने लिखा, लेकिन सेनेका ने चूंकि ग्रीक ट्रेजिडीज को ही मॉडल बनाया, उसके अंदर उसने वायलेंस का एलिमेंट जो था उसको ऐड किया, तो हम उसको ग्रीक के साथ ही ट्रीट करते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर मेडिइवल टाइम पीरियड या फिर मिडल एजेस का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर फ्रॉम ईयर 1200 टू 1500 अगेन हमें दिखाई देता है. तो इस टाइम पीरियड के अंदर रिवाइवल हुआ ड्रामा का. ठीक है. ड्रामा ने रिवाइव किया वंस अगेन. और आफ्टर द रिवाइवल सॉरी जो ये टाइम पीरियड था, इसके अंदर हमें मिरेकल प्लेज, मॉरलिटी प्लेज जो है उनकी डेवलपमेंट दिखाई देती है. देन वी हैव द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड. एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड के अंदर जो इंग्लिश ड्रामा है ये अपने अरूज को पहुंचा. वी हैव literary giants in this time period that we know as Christopher Marlowe, we know him as William Shakespeare. ठीक है. दो जाइंट्स जो थे प्ले राइटिंग के हवाले से उनका नाम है. इसके अलावा बेन जॉनसन का भी नाम है इस टाइम पीरियड के अंदर जिसने कॉमेडीज लिखी हैं, लेकिन चूंकि शेक्सपियर था, शेक्सपियरियन प्लेज थे, देवर पीक ऑफ इमोशंस इन शेक्सपियरियन प्लेज. सो बेन जॉनसन के प्लेज जो थे वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल ना कर सके. और ये कहा जाता है कि अगर बेन जॉनसन किसी और टाइम पीरियड में होता, यानी कि वो विलियम शेक्सपियर के साथ ना होता, किसी और टाइम पीरियड में होता, तो ही माइट हैव बिकम एज फेमस एज विलियम शेक्सपियर. सो आफ्टर दैट वी हैव रेस्टोरेशन ड्रामा. इसके बाद रेस्टोरेशन टाइम पीरियड है. रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में कोई आपको पता ही है कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुई, क्योंकि ड्रामा जो था वो उसका रिवाइवल था, उसको बैन कर दिया गया था. फिर उसके बाद रोमांटिक टाइम पीरियड आता है. रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर कॉमेडीज़ जो थी वो लिखी गई. इसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम मेरे ख्याल से आता है. शी स्टूप्स टू कंकर है. देन वी हैव modern era that begins in 1850 and 1852. This present day we have this modern era. इंग्लिश ड्रामा में मेडिइवल जो था टाइम पीरियड जो था, मेडिइवल टाइम पीरियड के अंदर मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे, मोरालिटी प्लेज लिखे जाते थे, मिस्ट्री प्लेज लिखे जाते थे. मिस्ट्री प्लेज जो थे दे वर डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, और मिरेकल प्लेज जो थे दे वर कंसर्न विद द लाइव्स ऑफ द सेंट्स. और इसी तरीके से मोरालिटी प्लेज जो थे गुड और इवल के बीच में जो स्ट्रगल है उसको शो करते थे. रेनेसां टाइम पीरियड का प्ले जो है, जो उस एज का ड्रामा है, इससे आप ऑलरेडी अच्छे तरीके से वाकफियत रखते हैं. यू नो विलियम शेक्सपियर, यू नो बेन जॉनसन, यू नो क्रिस्टोफर मार्लो. तो ये वो टाइम पीरियड है जिस वक्त ड्रामे को अरूज हासिल हुआ. रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर जो रोमांटिक राइटर्स थे, शैले हो गया, बायरन हो गया, इन लोगों ने भी ड्रामेटिक फॉर्म को अपनाने की कोशिश की. हाउएवर ये जो लोग थे ये शायर थे. सो अगेन इन्होंने
ड्रामा को वर्स में लिखने की कोशिश की। अब ये वो टाइम पीरियड था, एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये सारे हालात चल रहे थे, ठीक है। सो जो इस किस्म के प्लेस थे, दे वर लेस ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड मोर ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेरी राइटिंग, यानी कि उनके अंदर लिटरेरी एलिमेंट्स ज़्यादा थे, और आप ये कहें कि जो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट होता है, जो कि मतलब कि ड्रामा के साथ ज़रूरी है, वो नहीं था। तो इस वजह से रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर जो भी प्ले राइटर्स थे, दे वर नॉट सक्सेसफुल प्ले राइटर्स, बिकॉज उन्होंने वर्स में लिखने की कोशिश की। शैले ने प्ले लिखा सेंसी, विच इज़ सेट इन द 16th सेंचुरी रोम। इसके बाद कॉलरिज ने लिखा ऑस्केरियो, अगेन फेलियर। शैले ने फिर चार्ल्स द फर्स्ट हिस्ट्री प्ले लिखा, अगेन इट वाज अ फेलियर। सो जितने भी प्लेस थे, दे वर फेलियर। जो थोड़ी बहुत सक्सेस रोमांटिक राइटर्स में अगर किसी को हासिल हुई, तो वो लॉर्ड बायरन को हासिल हुई। मैरेनियो फ्लैरियो, जो कि पॉलिटिकल नेचर का प्ले है, मेडिइवल टाइम पीरियड के वेनिस में सेट किया गया, इसको थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हुई, लेकिन ऑन दी होल जो प्लेस थे ड्यूरिंग द रोमांटिक टाइम पीरियड, उनको को खास कामयाबी हासिल ना हो सकी, ठीक है। उसके बाद वी एंटर इनटू द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा में हमारे पास अगेन ड्रामेटिक जायंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। वी हैव ऑस्कर वाइल्ड, वी हैव जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड ने कॉमेडी ऑफ द मैनर्स लिखी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स उसका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है, सॉरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है। तो ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट मशहूर हुआ। इट वाज कॉमेडी ऑफ द मैनर्स। देन अजीब बी शॉ जो है, उसने प्लेस का एक अंबार लगाया, ठीक है। बट ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हेनरिक इब्सन और रियलिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। फिर एबी थिएटर था, आयरलैंड, एक आयरिश मूवमेंट मतलब के ड्रामा के हवाले से चली, जिसमें जो लीडिंग की फिगर्स थे उसमें डब्ल्यू बी यीट्स है, लेडी गैरीग्री है, शॉ केसी का नाम आता है, जिसका प्ले है द जूनो एंड द पेकॉक के नाम से मशहूर है, वो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। एबी थिएटर जो था, इट ओपनड इन 1903, और इससे एक आयरिश प्ले राइटर्स की एक पूरी जनरेशन जो थी वो निकली, और उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को काफ़ी ज़्यादा जो था वो मेचोरिटी पे लेके गया। लेडी गैरीग्री जो है, इसके प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। So now we have established a background of the drama. Now we know what happened in the history. So you already know during the romantic time period, drama suffered a steep decline. ठीक है, स्टीप किस्म का डिक्लाइन जो था उसको सामना करना पड़ा ड्रामा को, क्योंकि जो रोमांटिक राइटर्स थे उन्होंने प्लेज लिखे तो सही, लेकिन जो उन्होंने प्लेज लिखे, दे वर रिटन इन वर्स। वर्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर उर्दू शायरी को आपके सामने पढ़ना शुरू कर दे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कंप्रीहेंशन में ज़ाहिर है आपको डिफ़िकल्टी पेश आती है। सो सिमिलर वाज द केस विद द प्लेज रिटन इन द रोमांटिक टाइम पीरियड। पीपल हैड डिफ़िकल्टी टू कंप्रीहेंड देम बिकॉज दे वर रिटन इन वर्स। अब अर्ली जो विक्टोरियन पीरियड है, उसमें भी ऑब्वियसली प्लेज इसी टाइप के, उसी ट्रेंड को लेके चल रहे थे। सो प्लेज जो थे उनको थिएटर के अंदर डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। जब भी कोई प्ले परफॉर्म किया जा रहा होता था, तो ऑडियंस की तादाद बहुत ही थोड़ी होती थी, ठीक है। रिवाइवल इसका होता है इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज़ में इसका रिवाइवल होता है। और फिर आगे जो 5-6 दहाइयाँ हैं, अ, इसकी रूट्स जो हैं वो 1840s 1850s से सेट होना शुरू हो गई थी, ठीक है। उस वक्त से कुछ मूवमेंट्स का आगाज़, रियलिस्टिक मूवमेंट, रियलिज्म का आगाज़ हुआ। तो जो ट्रेंड था वो 1850s में चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन मॉडर्न ड्रामा जो है वो अपनी पीक को, अपनी करंट जो उसकी सिचुएशन है, जो उसका मौजूदा सिनेरियो है, उसको वो 20th सेंचुरी के आगाज़ और फिर वर्ल्ड वार वन और ये जो सारा टाइम पीरियड है, इसमें वो अपनी
पीक को पहुंचता है, ठीक है। जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, इट वाज नॉट दैट मच इनोवेटिव इन द टेक्निक्स ऑफ द राइटिंग, ठीक है। पोइट्री के अंदर और नॉवल के अंदर विक्टोरियन टाइम पीरियड के अंदर और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ। नावल में आप देखें तो बड़े जायंट किस्म के नाम जो हैं, टॉमस हार्डी का नाम है, चार्ल्स डिकन्स का नाम है, एलियट का नाम है, फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड में वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसकी टेक्निक आ गई। तो इन पोइट्री के फील्ड में फ्री वर्स और मतलब कि डाडाइज्म और पता नहीं क्या क्या इनोवेशन जो है वो पोइट्री के साथ होती रही। तो एज कंपेयर टू दीज टू जॉनरास, ड्रामा जो है उसके अंदर को इतनी ज़्यादा इनोवेशंस हमें देखने को नहीं मिलती। ऑब्वियसली देयर आर इनोवेशंस, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वो खुद एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू द पोइट्री एंड द फॉर्म ऑफ द नावल, जो ड्रामा के अंदर इनोवेशंस हैं वो हमें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती। जो मॉडर्न ड्रामा है इसको हम 3 टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो जदीद दौर का ड्रामा है इसको हम 3 टाइम पीरियड्स के अंदर हम इसको तक़सीम करते हैं। जो सबसे पहला टाइम पीरियड है, चूँकि इसका ज़ाहिर है अगर आप लेंथ देखें तो ओवरऑल तो एक पूरी सेंचुरी बनती है ना, इट इज़ 100 ईयर्स। लेकिन जो विक्टोरियन एज थी यानी कि 1845 टू 1900, इसके अंदर कुछ ख़ास काम नहीं हुआ, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंट राइटर्स में जीबी शाह का नाम सिर्फ आता है। तो फर्स्ट और जो अर्लीस्ट फेज़ है मॉडर्निस्ट प्लेज की या फिर मॉडर्निज्म मूवमेंट की इंग्लैंड के अंदर, इट इज़ मार्क्ड बाय द प्लेस ऑफ जीबी शॉ एंड जॉन ग्लासवर्दी, ठीक है। दो मेजर प्ले राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है। अब जीबी शाह जो था, ही टुक हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम हेनरिक इब्सन, और जॉन ग्लासवर्दी जो है ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय हेनरिक इब्सन। और इब्सन के प्लेस जो हैं वो रियलिस्टिक नेचर के हैं, तो सिमिलरली फिर जीबी शॉ के अंदर भी हमें वो रियलिज्म रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। सेकंड फेज जो है, सेकंड फेज इज रिलेटेड टू द मॉडर्निस्ट इंग्लिश ड्रामा ऑफ द आयरिश मूवमेंट। कि जो आयरिश पीपल थे, जो उनकी मूवमेंट थी, एक तो उनकी आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, फिर उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको पता है कि डब्ल्यू बी यीट्स ने पोइट्री काफ़ी लिखी, ही वांटेड स्ट्रगल, द इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल, और इसी तरीके से उसने प्लेस भी लिखे जो कि उसके आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। तो डब्ल्यू बी यीट्स के अलावा हमारे पास लेडी कैरिगरी है, और लेडी कैरिगरी के अलावा हमारे पास शॉ केसी है। शॉ केसी का प्ले है जूनो एंड द पेकॉक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेडी गैरिगरी ने नेशनलिज्म के थीम पे लिखा, डब्ल्यू बी यीट्स ने भी नेशनलिज्म के थीम पे लिखा। लेडी गैरिगरी का एक प्ले है राइजिंग ऑफ द मून। राइजिंग ऑफ द मून जो है वो एक ज़माने में हमारे यहाँ इंटरमीडिएट के सिलेबस में पढ़ाया जाता था, ठीक है। सो इस तरीके से नेशनलिज्म का थीम इन लोगों ने, जो आयरिश राइटर्स थे, उन्होंने प्ले के अंदर इंट्रोड्यूस किया और अच्छे प्लेस लिखे काफ़ी, ठीक है। फाइनल फेज जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ड्रामा का, थर्ड फेज जो है वो है द फेज ऑफ पोएटिक ड्रामास के। एक दफ़ा फिर से जो शेक्सपियरियन टाइम के पोएटिक ड्रामा से उनका रिवाइवल हुआ। दोबारा से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जो जिस लैंग्वेज में क्लासिकल प्लेज लिखे जाते थे उसी लैंग्वेज में दोबारा से प्लेज लिखे जाने चाहिए। तो टी एस एलियट ने और क्रिस्टोफर फ्राई ने इस फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंटेशन का आगाज़ किया। टी एस एलियट का प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, और मर्डर इन द कैथेड्रल जो है इट इज़ रिटन इन दी पोएटिक फॉर्म, ठीक है। सो इस तरीके से मॉडर्न ड्रामा की जो हिस्ट्री है उसको हम 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, द अर्ली पीरियड, द मिडिल पीरियड एंड द फाइनल पीरियड। और तीनों फेसेस जो हैं, जो तीनों सेक्शंस हैं, वो अलग से एक जो आइडियालॉजी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अलग से उनके फीचर्स हैं, और जो हर एक फेज़ है उसके अंदर वेरियस आपको
लीडिंग राइटर्स जो है वो दिखाई दें।